अर्थशास्त्र एक परिचय। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र धन कमाने का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन कमाने का विज्ञान है। या फिर करो अर्थशास्त्र संसाधनों का बंटवारा करता है। अर्थशास्त्र क्या करता है? संसाधनों का बंटवारा करता है। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है। इस ढंग से, इस प्रकार से बंटवारा करता है कि जो उत्पादक है, उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ हो, उपभोक्ता है, उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो, समाज है, समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो। तो अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है। हमारे पास संसाधन क्या है? वो सीमित संसाधन है क्या? सीमित संसाधन है क्या? सीमित संसाधन भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये हमारे पास सीमित संसाधन है। ये 4 संसाधन और ये 4 के चारों संसाधन सीमित हैं। ये 4 के चारों संसाधन सीमित हैं। तो अर्थशास्त्र इन सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये 4 संसाधन हैं। 4 के चारों संसाधन सीमित हैं। तो अर्थशास्त्र इन सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है। इस ढंग से बंटवारा करता है कि उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ हो, उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ हो, उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो और समाज का कल्याण। उत्पादक कौन होता है? उत्पादक वह होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है और उत्पादन करने के पश्चात लाभ कमाने के लिए उसे बेचता है। वह उत्पादक वह होता है जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वह होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, यूज करता है, प्रयोग करता है। जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है, जैसे हम उपभोक्ता है तो उपभोक्ता होने के नाते हम लोग क्या करते हैं भाई? दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, कपड़ा लत्ता, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, इन सब का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के, इन वस्तुओं की क्या है? उपभोक्ता है। उपभोक्ता वह होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। समाज क्या है? जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर लोग हैं, स्कूल है, कॉलेज है, सड़क है, पुल है, नाले हैं, लोगों का घर है, दुकानें हैं, ये सब कुछ क्या है? समाज है। जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? सोसाइटी, यानी जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये समाज है। तो अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार से करता है कि उत्पादक को लाभ, उपभोक्ता को संतुष्टि, समाज का कल्याण। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा इस ढंग से, इस प्रकार से करता है कि उत्पादक को लाभ, उपभोक्ता को संतुष्टि और समाज का क्या हो? कल्याण। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई अर्थशास्त्र को बंटवारा क्यों करना पड़ता है? अर्थशास्त्र को बंटवारा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति सोचता है कि जो इस पृथ्वी पर या भारतीय इकोनॉमी पर जो उपलब्ध संसाधन है, वो सारे के सारे संसाधन मुझे क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। अगर ये सारे के सारे संसाधन किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में हो जाएंगे तो उसका एकाधिकार उत्पन्न हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र सोचता है कि एकाधिकार उत्पन्न ना हो, समाज के इन संसाधनों का समाज के सभी वर्गों पर क्या पड़े? प्रभाव पड़े। इसलिए अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है। इस प्रकार, इस ढंग से करता है कि उत्पादक को लाभ, उपभोक्ता को संतुष्टि, समाज का अधिक से अधिक क्या हो? कल्याण हो। यह अर्थशास्त्र है जो सीमित संसाधनों का बंटवारा इस ढंग से करता है कि उत्पादक को लाभ, उपभोक्ता को संतुष्टि और समाज का कल्याण हो। अर्थशास्त्र 2 प्रकार का होता है। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है और एक समष्टि अर्थशास्त्र होता है। व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म, एक छोटी सी इकाई, एक इकाई, व्यक्तिगत, जैसे एक उपभोक्ता हो गया, एक उत्पादक हो गया, एक गृहिणी हो गई, किसी एक के बारे में व्यक्तिगत स्तर पर। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि का अर्थ होता है संपूर्ण, समग्र अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। समष्टि का अर्थ है संपूर्ण, समग्र अर्थव्यवस्था, सभी के बारे में क्या करता है? अध्ययन करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों और समस्याओं का क्या करता है? अध्ययन करता है। वही समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों और समस्याओं का अध्ययन करता है। जैसे ये उदाहरण है, एक जंगल, उस जंगल के किसी एक पेड़ के विषय पर अध्ययन करना है, एक पेड़ के विषय के बारे में क्या करना है? जानना है। तो उस पेड़ के बारे में, कुछ एक पर्टिकुलर एक पेड़ के बारे में अध्ययन करने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन
अगर पूरे के पूरे जंगल के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है, तो पूरे के पूरे जंगल के बारे में अध्ययन करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन, समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा अध्ययन किया जाएगा। तो व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर सभी के बारे में, समग्र के बारे में अध्ययन करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों और समस्याओं का अध्ययन करता है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों और समस्याओं का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जब व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो चर होते हैं वो स्थिर होते हैं, जो समष्टि अर्थशास्त्र के जो चर होते हैं वो स्थिर होते हैं, और जब समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो चर होते हैं वो स्थिर होते हैं। अर्थात व्यष्टि में समष्टि के चर स्थिर होते हैं, समष्टि में व्यष्टि के चर क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। चर का मतलब क्या है, व्यष्टि के अर्थशास्त्र के जो घटक है जो घटक है व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र के जो घटक होंगे उनका अध्ययन नहीं किया जाएगा, और समष्टि अर्थशास्त्र में जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक होंगे उनका अध्ययन नहीं किया जाएगा। व्यष्टि के अंदर एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक गृहिणी, किसी एक के बारे में अध्ययन किया जाएगा, वहीं समष्टि में समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय, घरेलू आय, मुद्रा और बैंकिंग, सरकारी बजट, भुगतान शेष, विदेशी विनिमय दर, इन सभी मुद्दों पर अध्ययन किया जाता है। तो ये व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर है। व्यष्टि व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करता है, समष्टि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन करता है। व्यष्टि में समष्टि के चर स्थिर होते हैं, समष्टि में व्यष्टि के चर स्थिर होते हैं। व्यष्टि के अंदर एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, किसी एक के बारे में अध्ययन किया जाएगा, वहीं समष्टि के अंदर समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय, घरेलू आय, बजट, मुद्रा एवं बैंकिंग, विदेशी विनिमय दर, भुगतान शेष आदि मुद्दों पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक की बात करें तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, इन सब के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या चयन की समस्या है। आर्थिक समस्या क्या है? चयन की समस्या। चयन की समस्या, चुनने की समस्या। चयन का मतलब चुनने की समस्या। हम चुनने की समस्या क्यों उत्पन्न क्यों होती है? चुनने की समस्या उत्पन्न क्यों होती है? कल्पना कीजिए कि आप एक दुकान पर गए हैं, दुकान पर जाकर के आप कपड़ा क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो कपड़ा, विभिन्न कपड़ों में से आप एक कपड़ा क्या करते हैं, चुनते हैं। तो ये चुनने की समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है? कि कारण क्या है कि जो ये चुनने की समस्या उत्पन्न हो रही है? तो इसका रीजन ये है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, संसाधन क्या है, सीमित है। क्योंकि हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित है, और हम क्या सोचते हैं कि उन सीमित संसाधनों से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करें। तो हम सोचते हैं कि उस जो हमारे पास संसाधन, उन संसाधनों को ऐसी जगह पर लगाए, ऐसी वस्तु पर लगाए जिससे हमें मैक्सिमम, अधिक से अधिक संतुष्टि क्या हो, प्राप्त हो, जिसके कारण चयन की समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो आर्थिक समस्या क्या है भाई? चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्यों उत्पन्न, आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित है। संसाधन क्या है, सीमित है। संसाधन क्या है, सीमित है। और दूसरा पॉइंट आता है संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। दूसरा पॉइंट क्या है? संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। संसाधन सीमित है, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। और मानवीय आवश्यकता क्या है? असीमित है। मानवीय आवश्यकता क्या है? असीमित है। मानवीय आवश्यकता क्या है? असीमित। तो हमने सीखा आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या चयन की समस्या है। क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि संसाधन सीमित है, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है, मानवीय आवश्यकता असीमित है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कल्पना कीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये लेकर के किसी मार्केट में गए आप कुछ खाने के लिए, तो आपके पास खाने के विकल्प क्या होंगे? बहुत सारे होंगे। चाउमीन, मोमोज, रोल, फिंगर, फ्रूट हो गया, जूस हो गया, मिठाई हो गया, पिज्ज़ा, बर्गर, ऐसे बहुत सारे खाने के ऑप्शन है। विकल्प क्या है? बहुत सारे हैं, पर आपके पास 100 रुपये ही हैं, यानी संसाधन सीमित है। परंतु उस संसाधन को खर्च करने के लिए आपके पास विकल्प क्या है? बहुत सारे हैं। आपके पास संसाधन सीमित है, लेकिन संसाधनों को खर्च करने के लिए विकल्प क्या है? बहुत सारे। और मानवीय आवश्यकता असीमित है। मतलब क्या है मानवीय आवश्यकता? यानी मानव की जो ज़रूरतें हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है। हमारी ज़रूरत क्या, आपकी ज़रूरत क्या है कि भाई ये भी खा लें, ये भी खा लेते, चाउमीन भी ले लेते, मोमोज भी ले लेते, पिज्ज़ा, बर्गर, मिठाई, जूस, फ्रूट, सब कुछ क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। लेकिन संसाधन क्या है? सीमित है। हमें उसी सीमित संसाधनों से
जो संतुष्टि प्राप्त करनी सीमित संसाधन से ही क्या करनी प्राप्त करें। तो हम सोचते हैं कि उस 100 रुपये को ऐसी जगह पर लगाएं जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता को मैक्सिमम अधिकतम संतुष्टि क्या हो, प्राप्त हो। तो आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या चयन की समस्या है। क्यों उत्पन्न होती है आर्थिक समस्या? क्योंकि संसाधन सीमित हैं, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं, मानवीय आवश्यकता असीमित है। मानवीय आवश्यकता क्या है? असीमित है। तो ये आर्थिक समस्या। अगली हेडिंग आती है अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लीन है अपनी आजीविका को चलाने के लिए। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर लोग अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं। किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं। जैसे दुकान वाला दुकान चला रहा है, रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा, फल वाला फल बेच रहा, चौमीन वाला चौमीन बेच रहा। तो हर एक व्यक्ति एक आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है। क्या करने के लिए लगा हुआ? आर्थिक क्रिया में धन कमाने। क्या करने के लिए लगा हुआ है? धन कमाना। धन किस लिए कमा रहा? अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए किसी न किसी कार्य में लीन है, लगा हुआ है अपनी आजीविका को चलाने के लिए। आर्थिक क्रिया में लीन होता है। आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो धन कमाने के लिए किया जाता है। जो क्रिया धन कमाने के लिए किया जाता है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। एक होता है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया वह क्रिया जिसका उद्देश्य धन कमाना ना होकर के समाज का क्या करना होता है? कल्याण करना होता है। तो समाज के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक और अनार्थिक दोनों क्रियाएं चलती है। लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर जो अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन है वो उसके अंदर क्या बोला है? अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, जगह है जहां पर लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी ना किसी आर्थिक क्रिया में लीन है। ये अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला है बाजार अर्थव्यवस्था, जिसे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था क्या है? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को समाजवाद अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है। तीसरी अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्र होने का मतलब यह अर्थ ये है कि इसके अंदर सरकारी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होता। यहाँ पर सारे के सारे निर्णय बाजार शक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था का पूरा फोकस, ध्यान कहाँ पर होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाने पर ध्यान होता है। सामाजिक कल्याण की अवहेलना करता है। बाजार अर्थव्यवस्था सामाजिक कल्याण की अवहेलना करता है। इसका पूरा फोकस क्या है? अधिक से अधिक उत्पादन करें, अधिक से अधिक लाभ कमाएं। इस अर्थव्यवस्था का फायदा क्या है कि यहाँ पर उत्पादन बड़ी तीव्र गति से होता है। जीडीपी बड़ी तीव्र गति से क्या होती है? बढ़ती है। जीडीपी बड़ी तीव्र गति से बढ़ती है, उत्पादन बड़ी तीव्र गति से होता है। लेकिन सामाजिक हित के बारे में ये नहीं सोचते हैं, बल्कि स्वहित के बारे में सोचता है। कौन सी अर्थव्यवस्था? बाजार अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का फायदा यह है कि जीडीपी इसमें तीव्र गति से बढ़ेगा। नुकसान यह है कि सामाजिक हितों का अवहेलना करता है, यानी सामाजिक हित के बारे में, समाज के कल्याण पर ध्यान नहीं जाता है इसका। वहीं दूसरी अर्थव्यवस्था केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसे समाजवाद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ये पूरी तरीके से सरकारी अर्थव्यवस्था होती है। इसका ध्यान कहाँ पर होता है? सामाजिक कल्याण करने के साथ साथ लाभ कमाना। सामाजिक कल्याण करने के साथ साथ लाभ कमाना। इसका ध्यान कहाँ पर है? सामाजिक कल्याण करने के साथ साथ क्या करना? लाभ कमाना। यहाँ पर सारे के सारे निर्णय सरकार के द्वारा, सरकारी शक्तियों के द्वारा लिया जाता है, सरकार के द्वारा लिया जाता है। इसका पूरा निर्णय, सारा का सारा निर्णय सरकारी शक्तियों के द्वारा, सरकार के द्वारा लिया जाता है। बट इस अर्थव्यवस्था के अंदर जो उत्पादन होता है मंद गति से होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। यहाँ पर जीडीपी तीव्र गति से नहीं बढ़ती, धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। और यहाँ पर इसका ध्यान कहाँ पर? सामाजिक कल्याण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है, ध्यान जो होता है, सामाजिक सोशल वेलफेयर पर क्या होता है? ज़्यादा ध्यान होता है।
ये है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। समाजवाद अर्थव्यवस्था, जहाँ पर सारे के सारे निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएंगे, किसको ध्यान में रखकर, सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख करके निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पर जीडीपी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, और इसका ध्यान कहाँ पर होता है, अधिक से अधिक क्या करना है, समाज का कल्याण करना है। लेकिन इसमें रोजगार का अवसर क्या होता है, ज़्यादा होता है, रोजगार के अवसर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि समाज गवर्नमेंट सामाजिक कल्याण पर क्या कर रही है, ज़्यादा क्या कर रही है, ध्यान दे रही है, समाज के हितों के बारे में ज़्यादा क्या कर रही है, सोच रही है। तीसरी और अंतिम अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऊपर दिए पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों का क्या है, मिश्रण, यानी दो के दोनों मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का पूरे विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर प्राइवेट सेक्टर अपना काम कर रहा है, यानी बाजार शक्तियाँ अपने तरीके से क्या कर रही है, काम कर रही हैं, और वहीं गवर्नमेंट सेक्टर अपने तरीके से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। दो के दोनों मिल करके, बाजार शक्तियाँ और सरकारी सेक्टर दोनों के दोनों मिल करके क्या कर रही हैं, देश के अंदर क्या कर रही है, काम कर रही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, यानी बाजार शक्तियाँ क्या कर रही हैं, अधिक से अधिक लाभ कमाने पर ध्यान दे रही है, जीडीपी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। वहीं गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर रहा है, सरकारी क्षेत्र क्या कर रहा है, सामाजिक कल्याण पर ध्यान दे रहा है, सोशल वेलफेयर पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण के हितों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है अपने लाभ के बारे में क्या कर रहा है, ज़्यादा सोच रहा है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को समाजवाद और मिश्रित को मिश्रित के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट आता है वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र जिसका संबंध भूत, वर्तमान और भविष्य से है, क्या था, क्या है और क्या होगा। वास्तविक अर्थशास्त्र जिसका संबंध किससे है, भूत, वर्तमान, भविष्य से। ये कहता है क्या था, क्या है और निकट भविष्य में क्या होगा। इसके अंदर जो वाक्य बोले जाते हैं उन वाक्यों की हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, क्या ये कथन सत्य है, वाक्य जो है सत्य है अथवा असत्य है। जैसे कि बोला गया भाई, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी। अब इस कथन को क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है कि यह कथन सत्य है अथवा असत्य है। ये वास्तविक अर्थशास्त्र जिसका संबंध किससे है, भूत, वर्तमान, भविष्य से है, क्या था, क्या है और क्या होगा। वहीं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बात करें, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र है जिसका संबंध सुझावों से है, विचारों से है, जहाँ एडवाइज और ओपिनियन दिए जाते हैं, क्या होना चाहिए। जहाँ पर एडवाइज और ओपिनियन दिया जाता है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसके अंदर जो सेंटेंस बोले जाते, वाक्य बोला जाता है, उन वाक्य पर डिबेट होता है, बहस होती है, क्योंकि सुझाव दिए जाते हैं तो सुझाव पर बहस होती है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसके अंदर जो सेंटेंस बोला जाएगा उसे क्रॉस वेरीफाई नहीं किया जा सकता, सत्यता की जांच नहीं की जा सकती कि कथन सत्य है अथवा असत्य। जैसे कि एग्जाम्पल है कि हमें भारत पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाना चाहिए। एक सुझाव दिया किसी ने कि भारत की जनसंख्या दिन पर दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाना चाहिए, भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाना चाहिए। तो इस जो ये सेंटेंस बोला गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाना चाहिए, अब इस पर डिबेट हो। कुछ लोग समाज में जो रह रहे हैं वो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई सही है, लगाना चाहिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन कम है, प्रति व्यक्ति संसाधन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और जनसंख्या दिन पर दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सही नहीं है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक लगाना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। अब कुछ लोग और होंगे समाज के अंदर, सामाजिक प्राणी, वो लोग क्या बोलेंगे, नहीं ये हमारा निजी मामला है, ये हमको डिसाइड कर लेंगे हमें बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए। तो इस पर डिबेट होगा। एक पक्ष क्या बोलेगा, एक पक्ष बोलेगा कि भाई हाँ भाई बंद करो, जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या करो, लगाओ और जनसंख्या वृद्धि दर में क्या लाओ, कमी लाओ। एक पक्ष बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप हमारे निजी मामलों में क्या कर रहे हो, दखल दे रहे हो, ये हमारी इच्छा होगी कि हम कितना बच्चा करें और कितना ना करें।
तो इसी पर ऐसे क्या चलेगा, डिबेट चलेगा। ये अर्थशास्त्र आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है। ये अर्थशास्त्र आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है जिसका संबंध सुझावों से है, विचारों से है, जो कहता है क्या होना चाहिए। इस सेंटेंस इसके में जो सेंटेंस वाक्य बोले जाते हैं उन पर क्या चलता है, डिबेट चलता है, बहस होती है। सेंटेंस जो बोले जाते हैं उन्हें क्रॉस वेरीफाई, सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। जैसे मैंने बोला, भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाना चाहिए। तो ये हमने दो प्रकार के अर्थशास्त्र पढ़े, क्या, वास्तविक अर्थशास्त्र, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, सेंटेंस लिखे हुए होते हैं और कहता है इसे क्लासीफाई करो कि कौन सा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है और कौन सा वास्तविक अर्थशास्त्र। कुछ सेंटेंस जैसे मैंने बोला, इतना था तो 1947 में देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जहाँ पर भूत, वर्तमान और भविष्य की बात हो वो वास्तविक अर्थशास्त्र है। और जहाँ सुझाव, एडवाइस दिया जाए, ओपिनियन, विचार प्रकट किए जाएं कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र होता है। वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। ये चैप्टर था अर्थशास्त्र एक परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर आपने सीखा अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के प्रकार क्या है, आर्थिक समस्या क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है, वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र।